लगा 2014 की जब आपने बात की, तो क्या होता था कि इतनी सारी चीजें, रोज स्कैम होते थे। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जी। ओ, अर्बन नक्सल्स उसमें भरे हुए थे। एक के तो घर में अभी रेड हुआ, वो हर्ष मंडेर है जी। उसमें। कौन, जैन ड्रीज, ये आपको योगेंद्र यादव, हाँ, ये तो इसका बिल्कुल ठीक ये है। अरविंद केजरीवाल का भी उससे ये था। ये सारे धूर्त उसमें बैठे हुए थे। तो क्या होता था साहब कि गुस्सा बहुत आता था मेरे को। और मुझे याद है कि जब 26/11 हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन दिस कंट्री, जो कि आप चेक कर लेना, उस समय टाइम्स नाउ पे मैं बहुत रेगुलर था। और एक वन पर्टिकुलर डे आई टोल्ड अर्नब गोस्वामी कि देखिए, आपने जब भी बुलाया है मैं आपके चैनल पे आया हूं, लेकिन आज मुझे आप 3 मिनट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे अनइंटरप्टेड दो 3 से 4 मिनट। और उस दिन आप इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड, उस दिन मैंने पूरे कंट्री के सामने ये जो हिंदू टेरर का जो प्लॉट था, वो सारा मैंने अनरावल कर दिया। अच्छा। ठीक है। तो गुस्सा बहुत आता था। अब क्या है, लेकिन मैंने देखा है साहब कि ये ये गुस्से, ये जो उस समय कश्मीर में भी आप ये हालात थे। जी। ठीक है। मुझे याद है एक बार मुझे एनडीटीवी ने बुलाया था। अब तो काफी साल गुजर गए, जी। तो जी। मैं ये कह सकता हूं आपको। तो एनडीटीवी ने बुलाया, तो ऐसे ही फोन आया और मैं कुछ काम कर रहा था। वो प्रिंट में जाने वाला था, इंडियन डिफेंस रिव्यू। तो कहा कि सर, वो आपको वी द पीपल के लिए आना है। बोले क्या टॉपिक? तो मैं बोला सर, नक्सलिज्म है। तो मैंने बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि मेरी जो सोच है वो आपके सोच से मिलती नहीं मैच है। नहीं करती। सो यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल विथ मी। तो वो जो भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर थी कि नहीं सर, लेकिन आप बोले सर आपकी सोच क्या है। मैं बोला ये सब क्रिमिनल्स है। और मैंने ये जितने अर्बन नक्सल्स का आपको नाम लिया ना, और ये कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, ये जिनका मैंने नाम लिया है, उसमें जी। जर्नलिस्ट भी थे। आजकल सब पता नहीं कहाँ कहाँ वो क्या चला रहे हैं, कोई कौन सा कोई पता नहीं अजीब अजीब से टायर फायर का वायर। सर, वो जितने हैं सारे जो हैं हाँ वो हाँ, वो यूट्यूबर हो गए एक्चुअली, हाँ, वो वो सब पूरे सारे। यूट्यूब पे। तो ये लोग थे उस समय। तो मैंने साहब मैंने उसको बोला कि नहीं सर, फिर भी आप बताइए। तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। मैं बोला सुनो, अब अगर जानना चाहते हो ना मेरा व्यूज क्या है बुलाने के पहले, तो मेरा व्यूज है कि ये क्रिमिनल है और इनको पेटरनेज है। और तुम्हारा वो जो प्रणय रॉय है ना, उसका भी पेटरनेज है इनको। जो मैं बोल दिया। ऐसे बोल दिया आपने हाँ, एनडीटीवी को, कमाल है भाई। नहीं, जब वो बुला रहे थे मैं अच्छा। बोला कि मेरा बस चले तो इसको भी जेल में डाल दूंगा मैं। लेकिन उन्होंने फिर भी बुला लिया मुझे सर। क्या बात है। तो बुलाया, तो मैं जैसे ही घुसा, तो वहां वो ऑडियंस के लोग बैठे हुए थे, अभी अंदर जाना था। तो मैं जैसे ही कॉफी लिया, तो एक इनका गेस्ट कोऑर्डिनेटर आया। तो फिर मेरे को कहता है कि सर, यू आर आरएसएन सिंह सर। हम बोले यस। तो फिर कहता है कि सर, डू यू माइंड सिटिंग इन द ऑडियंस? मैं बोला व्हाट हैपेंड सर? So he says, sir, Barkha, ma'am, Googled your name. So I said, then what happened? So sir, she said that, मैं समझ गया. That's what I was exactly saying. That my, जो मेरा जो ये है सोच है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, तुमसे नहीं मैच करती है। ठीक है ना, मैं नेशनलिस्ट वो वाला आइडियोलॉजी रखता हूँ, तुम्हारा सर वो अर्बन नक्सल वाला आइडियोलॉजी है। तो एनीवे, so he said that, do you mind sitting in the audience? I said, of course, son. तो फिर मैं बोला कि देखो, ये जो तुम्हारा कॉफी जो है ना, दिस ऑल्सो स्टिंक्स। क्या बात। ठीक है। वाह।
just as your channel, this also stinks. And I just threw the coffee in front of the audience. And that I just walked. Sir, please, sir, we'll give you a vehicle. I said, I don't want your stinking vehicle also. ठीक है. तो ये हुआ. फिर 2 साल में फिर कुछ लोग थे एनडीटीवी में, तो उन्होंने कहा कि आपका एक पर्सनल उससे हो सकता है, हमसे क्या आपको ये है. फिर 2 साल के बाद मैं वहां पे जाना शुरू शुरू किया. तो वो ऐसे दिन थे 2013 के पहले कि ऐसे लगता था कि चारों तरफ जैसे अंधकार हो, जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज चला रही हो, एक विदेशी महिला जो कि आई मीन टोटली सबवर्टेड, एवरी द एंटायर सिस्टम वाज सबवर्टेड. कोई ये वो उसी समय पुरोहित वाला केस हुआ. जी. आई न्यू दैट दिस मैन हैज बीन फ्रेम्ड. एंड मैं पहला आदमी था जो कि पुरोहित के लिए मैं खड़ा हुआ, और उसके लिए मैंने जितने हो सकते हैं ये आर्टिकल्स और जो ये हुआ टेलीविजन पे मैंने वो किया. मैं उस पर मैंने मेरी किताब में एक चैप्टर भी है पुरोहित के बदले में. और जब वो पुरोहित, आपको ये भी बता दूं कि मैं एक बार अपने गांव से गाड़ी चला के आ रहा था, तो मुझे एक कॉल आया. तो सर, आई एम कर्नल पुरोहित स्पीकिंग. तो मैं थोड़ा सा बड़ा अचंभा हुआ मुझे. मैंने गाड़ी सड़क के किनारे की. हम बोले, हाँ बेटा बोलो. बोला, सर आप, मैं जितने दिन जेल में था, मेरी पत्नी आपका सारा लिखा हुआ और जो आप टेलीविजन पर बोलते थे वो रेगुलरली लाके मेरे को देती थी. एंड डू यू नो व्हाट ही टोल्ड मी? ही सेड कि सर, यू न्यू माय केस बेटर देन मी. वाह, वंडरफुल. ठीक है सर. वंडरफुल. तो वो आज भी है. इज देयर एंड बाय गॉड्स ग्रेस. समय का वो एक वो था, चक्र था. है सर, बहुत आपने लंबी लड़ाई लड़ी नहीं, और बहुत बहुत बहुत. जी. और फिर मुझे, आपको मालूम है कि ये कश्मीर का ये जो आर्टिकल 370 जी 35 35 है, बहुत से लोग इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर. इसमें क्रेडिट क्या लेना है? तो वो तो बीजेपी के, तो वो तो हर चुनाव में बीजेपी के वो मैनिफेस्टो में होता था. बिल्कुल. सबने अपने अपने तरीके से वो किया. बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर 370. हाँ, कहां पे मेरा और आपका रोल रहा है कि हमने, नहीं नहीं, आपको बता रहा हूं मैं. और ये जो सुनने वाले, इनको जानना चाहिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं. इट्स खास करके जो हमारे यहाँ कंट्री में डिसीजन मेकर्स है, सिक्योरिटी प्लानर्स है, उनको ये जानना चाहिए. हमने इसको थोड़ा सा, जब ये टीवी पे डिबेट्स होने लगा और डिबेट्स में एक के बाद एक मुद्दे जब हम उठाने लगे, और उधर से जो कश्मीरी वो आते थे सेपरेटिस्ट, वो एक्सपोज हो गए. बिल्कुल. वो बार बार, अब लोग कहते हैं ना कि टीवी में चिल्लम चिल्ली होता है, उसी टीवी के चिल्लम चिल्ली का ये नतीजा था कि बिहार में भी लोगों ने वो कश्मीर के समस्या को वो समझने लगे. अदरवाइज इट वाज अ जस्ट एकेडमिक इंटरेस्ट. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसे ही हुआ है. एक बार वो क्या था, वो स्वामी, वो साधु जो था, नक्सल साधु, सरकारी संत, वो क्या नाम था उसका, अग्निवेश. अग्निवेश. तो ये इनकी गैंग थी. ये गैंग ये जाती थी वहां पे, ये पूरा नैरेटिव बनाती थी. तो एक दिन आया इसने, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाउ योर कंट्रीब्यूशन. तो मैंने ऐसे ही वो आया, कौन सा वो, आई फॉरगेट व्हिच चैनल वाज दिस. तो उन्होंने, अग्निवेश ने कहा कि कश्मीर से ऐसे है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, तो ये हुआ. तो मैंने पूछा एंकर से कि ये बताइए, इनसे पूछिए कि ये कश्मीर घाटी में गए थे, क्या ये जम्मू भी गए थे? तो बोला, हाँ हाँ गए थे. क्या लद्दाख भी गए थे? तो नहीं, लद्दाख नहीं गए थे. तो मैंने इनसे पूछा कि अगर ये बता दें कि नदर्न एरियाज किसको बोलते थे, मैं टेलीविजन पे आना बंद कर दूंगा. वही पता होगा सर उनको.
I just took a chance. जी जी Thank God, thank God he did not know. Otherwise बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए, ठीक है ना. He didn't know. तब मैंने कहा कि आप लोग कश्मीर के एक्सपर्ट बने हुए हो और गिलगित बल्टिस्तान नदर्न एरियाज के बारे में आप नहीं जानते हो. अब कहां पर आपसे मेरे को कुछ सीखने. आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया, ऐसे ठीक है ना. कारगिल के साइड में भी हम थे, अभी दरबुक पेंगोंग, सो ये सब एरिया 86 एंड सियाचिन. जी आई सर्व्ड इन दोज एरियाज, ठीक है ना. तो आपने जब मुझे बताया, और आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आपने बताया. और मैं जो आपके दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि कैप्टन रिजवी साहब is basically from that same area, that Kargil area, अच्छा गिलगित बल्टिस्तान के हैं. और ये इन्होंने, यू वेंट इनसाइड गिलगित सर आई बल्टिस्तान, स्पेंड 4 months इन स्कर्दू एरिया सकरदू, माय फैमिली फ्रेंड. सकरदू एरिया में है. और इन्होंने मुझे जब बताया कि कब आप 80s में गए थे? 80s में गया था 80s में, हाँ, उसी के दौरान मैं वहां जी. था. कि और उस समय यू रिमेम्बर 87 में बड़ा टेंशन बिल्डअप हो गया था काफी हो उस गया था समय. आई वाज बॉर्डर देयर दैट टाइम, ठीक है ना. जी जी तो इन्होंने कहा कि गिलगित बल्टिस्तान की जो पॉपुलेशन जो थी वहां पे, लोकल पॉपुलेशन, हर घर में 10 रोटियां लोग ज्यादा बनाते थे, इस इंतजार में कि जब भारतीय सेना वहां आएगी तो वो भूखी ना रहे. भूखी ना रहे. वो इंतजार करते थे सर, वो इंतजार करते थे. खास करके जो हमारा ये और एरिया है बल्तिस्तान का. इन्होंने ये भी मुझे कहा कि वहां पर हर रोड का जो साइनेज है जी जी उसमें जो डायरेक्शन लिखा उसमें हिंदी से भी लिखा, उन्होंने अपने हाथों से लिख दिया था कि ताकि उनको अपना रास्ता ढूंढने में भारतीय वैसा ना सेना हो, को ये रास्ता है उस पर उनको कोई दिक्कत पेंट ना करते हो. रहते थे उसके जी ऊपर. जी. जी जी ये बिल्कुल. ये आप अपने अगर मुख से अगर बता दें तो इसका मतलब, मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप शेयर कर लें लोगों के नहीं साथ. सर, मैं जब गया था वहाँ पे तो अपने रिश्तेदारों से, हमारे ताया हयात थे और हमारे भतीजे भी थे और हमारे कजिन थे, उनसे मिलने के लिए बहुत मुश्किल से पाकिस्तान सरकार ने हमको इजाज़त दी थी और बहुत सख्ती के साथ हमको लेके गए थे कि इधर उधर झांकना भी नहीं. रावलपिंडी से मैं गया था, वो शॉर्टकट में बताऊंगा. तो मेरा इंतज़ार हो रहा था क्योंकि मेरे फादर बहुत बचपन में गुजर गए थे. इसी हमारा जो दर्द है हमारी फैमिली का, क्योंकि सब 36 और 38 में हमारी फैमिली यहाँ पर आई थी. गिल इसमें कुमाऊं गढ़वाल के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन हिल कटिंग करने के लिए आना जाना था. तो जो ये पार्टीशन हुआ तो बहुत साल तक वहाँ खबर ही नहीं लग पाई थी. वो तो 48 में पता चला जब वो फौजी आनी शुरू हो गई, जिसको कबायली कहते हैं, वैली के अंदर. तो जब मुझे जाना हुआ तो वो बड़ा अजीब सा था कि एक तो मैं खानदान में ये था कि मैं पायलट था प्रोफेशनली. तो ये था कि पायलट, वहाँ पायलट वो समझते थे जो भारत से आकर बमबारी करते थे. हमारे जब वॉर देखा था उन लोगों ने 2-3, तो उनको ये लगता था पायलट वो होगा, पायलट मतलब ये होता है. तो खैर हमारा इंतजार था. लेकिन जब मैं गया हूँ तो वहाँ का जो फिजा मैंने देखी, जो वहाँ का माहौल था सर, बहुत ही मोहब्बत भरे. एक तो देखिए वहाँ पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है, कागान वैली जो है इधर की, उसमें कत्ले आम होता है, खून होता है. तो कहते हैं कि अदब खून चिलास अदब बल्तिस्तान. अगर अदब और तहजीब तमीज है वो बल्तिस्तान के अंदर, और खून खराबा जो है नीचे होता है चिलास में और कागान वैली के अंदर करेक्ट होता है. करेक्ट. तो वो वहाँ हमको वैसे ही मिला, वैसे ही मेरा वेलकम, और वैसे ही हमारे फैमिली के लोगों ने हमको अपने साथ रखा. और हमारा गांव गोल है जो टूवर्ड्स करगिल की तरफ है, और जो सड़क वही है करगिल से निकलती है जो स्कर्दू होते हुए गिलगित हुंजा तक जाती है. ये रोड वही एक है. और वो काफ़ी कच्ची जगह थी, इलेक्ट्रिक नहीं थी वहाँ पर, और शायद बिल्कुल थर्ड ग्रेड की उन लोगों ने बना रखा था वहाँ के सिटीजन्स को. जो भी कहिए, सिटीजन तो उनके थे भी नहीं, क्योंकि इट वॉज रूल्ड बाय द पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेड बाय द पाकिस्तान, नॉट रूल्ड बाय द पाकिस्तान. तो वहाँ के जो घरों का जो माहौल था वो वही था जो हमारे ताया मरहूम हमको मिले, काफ़ी बुजुर्गवार थे उस वक्त. वो 95 ईयर्स के थे जब मैं उनसे मिला था. तो एक ट्रांसलेटर बैठा, क्योंकि मैं बल्तिस्तानी टूटी फूटी ही बोल पाता था और समझ पाता था, समझ तो लेता, बोल नहीं पाता था. तो उन्होंने किस्से सुनाए हैं वो 48 के, किस तरह से मेजर ब्राउन आया, कैसे कर्नल शमशेर थे, कैसे वो पूरा किस्सा उन्होंने बताया. एक आध बुजुर्गवार और थे, उन्होंने भी पूरी हमको बात बताई कि नहीं रोटियां आज भी हमारी क्या बनती कि वो उधर से राजा की हरी सिंह की फौज आती थी तो यहाँ पे, क्योंकि सरसब्ज था गोल का गांव, वहां पर रुकती थी, वहां पड़ाव डालती थी, वहां खाना पीना होता था. उसके बाद वो कूच करते थे स्कर्दू के लिए. स्कर्दू वहां से 40 किलोमीटर यानी 25 मील था,
लेकिन वो जो 25 मील का रास्ता था उस जगह को बोलते हैं नारथांग। वो पथरीला और बड़ा दुर्दांत इलाका था, कैसे फौजें जाती होंगी। तो वो रोटी बनने का सिलसिला जारी रहा कि अब तो हिंदुस्तान की फौज आएगी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वो बड़ा इमोशनल था सर, जो हिंदुस्तानी फौज का वो इंतजार कर रहे थे 80s में कि आएगी और यहाँ हमको खाना खिलाएंगे, भूखे ना रहे वैली में आकर के लंबा सफर करने के बाद। सर बस बहुत हार्ट टचिंग था वो। मैं वो वक्त की बहुत लंबी कहानी होगी, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इस टाइम तो आपसे बात करना नहीं चाहता मैं हूँ। नहीं नहीं मैं इसलिए इस पे ज्यादा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि क्या था कि जब भी हम कश्मीर मुद्दे की बात करते थे ना, जी। तो वो जो पूरा इलाका जो है गिलगित बाल्टिस्तान का, वो माइनस हुआ था, ये लोग जानते हाँ, नहीं थे। ये हमारे कॉन्शसनेस में कभी था ही नहीं। था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कारगिल हैपेंड। वेरी करेक्ट सर, यही हुआ है। ठीक है ना? बिल्कुल। दैट इज व्हाई दिस कारगिल हैपेंड। अगर आप पूरा वो देखेंगे, जिसको जो पूरा पीओके है, जी। गिलगित बाल्टिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ इट, जिसको वो आजाद कश्मीर आजाद बोलते कैद हैं, बोलते हैं, पीओके। तो ये एक पतंग की तरह है। अगर जी। आप मैप में देखेंगे, एक पतंग की तरह है। जी। वो टेल जो है ना, वो मीरपुर कोटली वो वाला नीचे तक इलाका, गई हुई भिंबर वो वाला जो जी। इलाका है, हमारी बस कंशसनेस वहीं तक थी। बिल्कुल सही। ठीक है ना? हमने कभी उसको इतना उस पर फोकस नहीं डाला। तो अभी जब पीओके की बात हो रही है, और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी। वहां से गुजर रहा है, तो हमारे लिए, हमारी थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग टू से, तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो शिफ्ट किया। जी। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वी हैव मेड द अमेंड्स। तो उस संदर्भ में जब पीओके के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, इसीलिए ये पहलू मैं लोगों के सामने, ये आप मेरे से चर्चा कर रहे हैं। जी। देखिए, मेरे बारे में जान के क्या कीजिएगा इतना, जब आप लोग जैसे लोग हैं नहीं सर, यहाँ नहीं सर, पे। आपका जो पहले से, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि ज्यादातर देखिए सुशील पंडित जी तो खैर वो कश्मीर की लड़ाई कब से उन्होंने शुरू कर दी थी, काफी उनका उसमें योगदान है। और आज भी हमने देखा कि वो बोलते रहते हैं, उनका एक तरीका, एक शैली है। लेकिन आपका जो था सर, 14 से भी पहले का सरकार की खतरे थे सर, आप तो खतरे के खिलाड़ियों की तरह कर रहे थे उस वक्त। मैं तो, अब पता ही होगा, मैं कब से, शायद अच्छा नहीं लगे मैं अपने मुंह से कहूँ, मैं भी जुड़ा था उस वक्त राम मंदिर आंदोलन से। लेकिन ये था कि वो हमने वो वक्त देखा किस तरह गुजरा, जिसमें हमको जाति नुकसान भी हुआ, हमको व्यवसायिक भी नुकसान हुआ, और बहुत ज्यादा नुकसान हमको कर दिया गया था। तो और सर। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, देखिए कि आपको मालूम है कि कोई 7-8 एक्स चीफ्स बुलाए गए थे उस इनॉग्रेशन में, और नेवी और एयरफोर्स और आर्मी जी। के चीफ, और जो वहाँ के जो सवेरिया कमांडर है, वो मुझे अभी एक मिले थे, तो मुझे एक ही वाज नैरेटिंग एन इंसिडेंट टू मी, कि उन्होंने कहा कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, जब मैं अंदर गया तो मेरे आंखों से मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे। और ये चीजों ने, ये इस चीज ऐसी ही रिएक्शन बहुत लोगों ने व्यक्त किया है। ठीक है ना? तो ये एक था। फिर उन्होंने कहा कि एक आर्मी चीफ थे, अब इतनी भीड़ थी वो पहले दिन वो दर्शन के लिए रामलला की, कि वो धक्का मुक्की में वो बेचारे सफल नहीं हो सके थे खुद दर्शन करने में। तो उधर से योगी साहब आ रहे थे, मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे थे। उन्होंने चीफ को, वो एक्स चीफ को पहचान लिया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका दर्शन वर्शन हो गया? तो उन्होंने कहा, मैं तो कहा, इस धक्के मुक्की में मैं तो बिल्कुल असफल रहा। तो उन्होंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि इनको, साहब को जाके आप इसको दर्शन इनको करवा के लाइए इनको। तो जो मैं कह रहा हूं, जो माहौल था, व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस वाज अ सिविलाइजेशनल मोमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स करेक्ट। दैट्स करेक्ट। ठीक है ना? वो एक सिविलाइजेशनल मोमेंट था, जिसको बहुत लोगों ने, खास करके अर्बन नक्सल्स ने, उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और आज भी अंडरस्टिमेट किया हुआ था उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने, बिल्कुल आज भी मैं कह रहा हूं कि, और सभी जगह
इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है ना। और देखिए साहब, ऐसा है कि एक जिन लोगों ने अपनी बलिदान दी इसके लिए, उनको नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल। मैं एक और लोगों से गुजारिश करूंगा, जो ये लोग, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, कि जो ये आरएसएस या इसको जो लोग, कुछ लोग जो गालियां देते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आरएसएस नहीं होता और उसके एफिलिएट्स नहीं होते, तो एंड ऑफ कोर्स आई मीन जो अवतारित जो जी हमारे बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर है, ये संभव नहीं था। नहीं हो सकता सर। ये संभव नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और ठीक है, हम लोग तो है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन हम उनके इस क्या क्या शब्द बोले, वो इतने कृतज्ञ हैं उनके, बिल्कुल। इतने कृतज्ञ हैं कि आप लोग कहते हैं कि आपने बड़ा बहादुरी का काम किया, आपने नैरेटिव बदल दिया। ये तो कब से ये लगे, अगर ये लोग नहीं होते तो हम काम को, वो नैरेटिव बदलने में हम कभी सफल ही नहीं होते, ये राष्ट्रवाद का। होने ना दिया जाता सर। वो भी यहीं और कहीं ये पे। नैरेटिव केवल इसी में नहीं, रिजवी साहब, आप देखिए कि आपने कभी ये अंदाजा लगाया था कि अ, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 16,000 करोड़ हो सकता है। कभी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे, हम तो इंपोर्ट करते थे। और मुझे एक फौजी अफसर, रिटायर्ड, उसकी बात हो रही थी, वो कह रहा था, यार मैं तो मुझे किसी ने कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में के शेयर खरीदो। वो सही कह रहे हैं सर। अब वो क्या होगा नहीं होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बट लुक एट द इकोसिस्टम दैट हैज चेंज्ड। नहीं चेंज सर। तो अब वहां से हम यहां तक पहुंच गए। तो अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार अब गुस्सा क्यों नहीं आता है आपको, आप तो टीवी पे इतने गुस्से, मैंने अब तो गुस्सा करने को कुछ बच ही नहीं गया, रियली सर। उस तरह तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि मैं जो है। चाहता था वो सब हो गया हो गया। बिल्कुल ठीक है। है। बिल्कुल बिल्कुल अब तो सर। क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स में सुनता हूं जाके। हैं? गुस्सा गुस्सा खत्म हो गया गुस्सा सर। खत्म हो गया। अब अपना बिल्कुल। मोमेंटम पकड़ लिया है। और बाकी ठीक है, आने वाली पीढ़ी जो है हमसे हमसे जी कहीं बेहतर काम करेगी। जी सर। और उसके बाद से मैंने फिर ये देखिए, लिखते मैंने एक और किताब लिखी, द मेकिंग ऑफ नेपाल। अच्छा। वो मैंने पूरे नेपाल का दौरा किया, और उस समय वो बिल्कुल माओवादियों की गिरफ्त में था, आज भी है, लेकिन चीजें बदल रही है वहां पे। ये माओवादियों ने, इसमें कोई बहुत बड़ी गैस की, माओवादियों ने चाइना चाइना और चर्च के साथ मिलके हाँ वो वो उनका सारा कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। सारा कुछ वहां पे किया था। आई डोंट वांट टू गो। एंड देन आई रियलाइज्ड कि देखिए, ये जो दो फ्रंट की बात करते हैं ना, हमको खतरा पाकिस्तान एज ए टेरिटरी से नहीं है, हमको खतरा पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजी से। और वो आइडियोलॉजी इज स्ट्रॉन्गर इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। हाँ वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अभी अभी हाँ बिल्कुल अलीगढ़ सही। नहीं, अभी बात हो रही ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ये जो था, वो था एक तरह का एंग्लो एंग्लो मुस्लिम रिएक्शन टू वेस्टर्न डोमिनेशन, ठीक है ना, कॉलोनाइजेशन, जी। कॉलोनाइजेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। ऑफ द मुस्लिम्स। ओके। और देवबंदी जो था, वो था द मदरसा रिस्पॉन्स टू दैट। अच्छा। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो था, जो एंग्लो मुस्लिम जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। और ये जो मदरसा वाला जो वो था, जी। रिएक्शन जो था, वो बाद में पाकिस्तान पे छा गया, ठीक है ना। और तो ये सब देवबंद के ही पढ़े हुए गए हुए थे इसमें। वो मसूद देखिए, वसूद जितने रहे थे पहले तो पाकिस्तान के अंग्रेजी थे। अंग्रेजी बोलने वालों ने बनाया। जी जब शुरुआत में अंग्रेज। अंग्रेजी बोलने वालों ने, जो अंग्रेजी जानने वालों ने जब बनाया, ठीक है ना, तो उसके बाद से जब उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, फिर फौज वहां पर, आपको मालूम है किस जी में, फौज ने फिर जो ये मुल्ले जो हैं, ये मदरसे वाले, उनको कहा कि भैया तुम ये जितने बाकी लोग जो है ना, इनको संभालो आप। वो छा गए, पूरे देश में छा गए वो। सो दैट इज, सो
उसी तरह चाइना, वी आर नॉट फाइटिंग तिब्बत एज अ कंट्री, हमारे तो 3,400 किलोमीटर का जी बॉर्डर है ना तिब्बत का, तो हम उनसे, हमारा थोड़ी झगड़ा है, हमारा तो नॉट, हमारा झगड़ा तो चाइनीज स्पॉन्सर्ड या चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड माओइज्म से है। मालूम से हालांकि आजकल बोथ जिहाद और माओइज्म मौज को जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो काफी उसको लिवरेज कर रहे हैं, हर देश में जहां जहां पॉसिबल। सो दिस देन आई रियलाइज दैट दिस थर्ड फ्रंट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दिस, ये जो थर्ड फ्रंट है ये बाकी दोनों फ्रंट्स को फीड करते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके ये अर्बन नक्सल्स, ये सुप्रीम कोर्ट के जी नालायक, ये कुछ जो मीडिया, अब तो सब धीरे धीरे काफी हद तक कम होते जा रहे हैं, कम 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 होते होते जा जा रहे रहे, हैं। चुप भी हो गए तो काफी। फिर मैंने ये किताब लिखा, ये नो द एंटी नेशनल्स, ये वाली किताब लिखी। हाँ, ये काफी बुक काफी जी, पॉपुलर हुई है सर हाँ ये। जी हाँ, जी जी, ये काफी ये पॉपुलर हुई है। तो नो द एंटी नेशनल्स। जी। तो यही नट शेल में यही जिंदगी का सफर रहा है, और बहुत अच्छा लगा सर, आज है, आपसे खुल के गुफ्तगू हुई, और मतलब हमें तो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दिल खोल के इतना बहुत कुछ कह जाएंगे। अब 14 से पहले की वो बात आपने बता दी एनडीटीवी की, तो सुन के मजा आ मुझे कुछ हुआ, गया। आई वाज वेरी इनोसेंट। बहुत मुझे अच्छा तो लगा सर। मैं जब सरकार में था तो उस समय जहाँ पे मैं काम करता था वहां तो मोबाइल भी नहीं, मुझे मोबाइल भी नहीं हैंडल करना आता था। हम्म। आई वाज वेरी, आई केम आउट एज अ वेरी इनोसेंट मैन, और कोई ये नहीं था कि मैं क्रूसेड कर रहा था, मेरा वो मतलब वो दैट केम आउट वेरी जी। नेचुरली, नेचुरली फ्रॉम मी। अब वेरी। कोई कोई मुझे एंग्री यंग मैन का बोला है, मारे मैं बोला नथिंग इज प्लान्ड, ठीक है ना, ऐसे मैं करके कुछ नहीं ये जानता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। सर मैं जाते जाते मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो हम लोग भी बात कर रहे थे ना कि ये टीम टीम टीम, ये नैरेटिव शुरू किस दिन किया? मेरे समझ में नहीं आई कि ये टीम है यार, तो सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। अभी आपने फरमाया था कि आपने खुद कहा कि सब अपने अपने तरीके से, सबकी अपनी शैली है, सबका एक तरीका है, अपना ढंग है, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन कर एक ही काम को कर रहे हैं हम लोग। नहीं, ईच वन ऑफ आवर हैव आवर ओन एक्सपर्टीज, जी। ठीक है ना। अब गुरुजी पवन सिन्हा है, वो शास्त्रों का उनको बहुत ज्ञान है, वो एस्ट्रोलॉजी, जी। वो तो टेलीविजन पे भी आते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे भी आते हैं, प्लस ही इज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रोफेसर कपिल कुमार है, ही इज अ हिस्टोरियन, ठीक है ना, अपने नजरिए से उनको वो काफी रिसर्च करते हैं, जी। वो वहाँ पे आपके नेहरू उसमें बैठते भी थे, उनका ऑफिस भी था, तो वो अपने आप में एक स्कॉलर है। सुशील पंडित इज स्कॉलर, उन्हें उसको भी उनको भी शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, जी, ठीक है उनको ना। बहुत है, बिल्कुल है। सो ईच वन ऑफ अस हैव आवर ओन, अपना एक अनुभव है, अपना एक, अब इसको, ये बहुत बड़ा पाप है कि आप अगर इसको टीम का दर्जा ले लें, और इसमें अभी लेटेस्ट इन्होंने टीम में उसको भी कुछ लोगों ने घुसेड़ने की कोशिश की है, वो विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी। अब वो इतने पूजनीय लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने पूजनीय लोग हैं, अगर आप किसी को सचमुच में श्रेय देना चाहते हैं राम मंदिर का, तो बाकी लोगों के साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। जी। अभी ये जो आप काशी विश्वनाथ का जो देख रहे हैं, ज्ञान बापी वाला, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब कुछ लोग उसके, अगर उनके नाम पे अगर कोई चंदा इकट्ठा कर रहा हो या पैसे ले रहा हो, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं लोगों से कहूंगा कि ऐसी चीजों से कृपया बचें। हम देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर हम ऐसा काम करने लगे तो हमारे की अंदर की सरस्वती मर जाएगी। मैं आपके साथ इस तरह से बैठ के, मैं आंखों में आंखें मिला के मैं बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो इफ एनीबडी इज डूइंग इट, सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह से गुफ्तगू हमने खुल के करी, और हमारा तो कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि हम ऐसे कैमरे के सामने बैठ जाएंगे, लेकिन भाई ये हो गया, नहीं, सिलसिला शुरू हो गया तो बस शुरू हो गया।
नहीं, कभी कभी हाँ, मैं तो आपसे कभी कभी मिलने आया अच्छा था कि लगता है। चलिए बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, नहीं इत्तेफाक से। नहीं बहुत बहुत नहीं शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत तफसील से जनाब कर्नल आर एस सिंह साहब को सुना। मैं समझता हूँ ये शख्सियत हिंदुस्तान के प्रहरी भी रहे हैं और योद्धा भी हैं और साथ साथ में ज्ञानी भी हैं, वह स्कॉलर भी हैं, शब्द नहीं हमारे पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, वंदे मातरम सर।